परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हमारा नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एवरेज यानी औसत। उसमें हमने औसत किसे कहते हैं और औसत कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी हमने जाना था, और साथ ही साथ हमने प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है और प्रथम एन पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, इसको भी हमने सूत्र के द्वारा हल किया था। आज हम हमारे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले चर्चा करेंगे कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हम कैसे निकालेंगे। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत कैसे निकाला जाता है, तो उसके लिए हमारे पास सूत्र है एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6, जहां पर जो n है वो हमारा क्या है, पदों की संख्या है। ठीक है, पहले हमने जो हमारा पहला टॉपिक था संख्या और संख्या पद्धति, वहां पर हमने प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना भी हमने वहां पे सीखा था। ठीक है, तो यहाँ हम औसत निकालना सीख रहे हैं, तो वहां उसमें जो सूत्र लगा था इसमें भी वही सूत्र है, बस थोड़ा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पर एन यहाँ जो लगा था योग में वो हट जाएगा और क्या रह जाएगा, एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6, ये हमारे वर्गों का औसत का सूत्र हो जाएगा प्राकृत संख्याओं के। ठीक है, अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, इसको हल करते हैं उदाहरण से, कैसे सूत्र लगेगा, कैसे उसका हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो पहला जैसे प्रश्न है हमारा कि प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। ठीक है, प्रथम 21, प्रथम से शुरू होनी चाहिए, प्रथम होना चाहिए या फिर 1 से शुरू होनी चाहिए, तभी हमारा ये सूत्र लगेगा। ठीक है, तो यहाँ प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत हमें यहाँ पूछा है, तो हम यहाँ सूत्र लगा लेंगे वर्गों का औसत निकालने का सूत्र, वर्गों का औसत। तो औसत का सूत्र जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट बंद 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6। ठीक है, अब हम सूत्र में लिख देंगे और n बराबर क्या है, हमारे पदों की संख्या, यानी कितने संख्याओं का हम औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 21 तक की है ना, कहाँ तक की, 21 तक के वर्गों का औसत हम निकालते हैं, n की जगह क्या लिख देंगे 21 प्लस 1 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2। अब देखो 2 और n के बीच में कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान होता है, गुणा का, तो गुणा और फिर वापस n का मान कितना 21 प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6। ठीक है, आगे हल करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो 21 में क्या जोड़ना है 1, तो 21 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 22। यहाँ कोई निशान नहीं है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ भी किसका निशान होगा, गुणा का। अब ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट हल करते हैं तो दूसरे ब्रैकेट में गुणा भी है और जोड़ भी है, तो बोर्डमास का नियम हमने भिन्नात्मक संख्याओं में सीख लिया था, तो गुणा और जोड़ में पहले हम गुणा करेंगे, तो 2 को 21 से गुणा करेंगे तो 21 दूनी 42 हो गए, 42 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 43 और बटा में 6। ठीक है, अब आगे हल करेंगे तो देखते हैं कट रही है क्या, कट रही है तो काट लेंगे, नहीं तो गुणा करके हम 6 का भाग लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से कट रही है, दोनों 2 से काट लेंगे, 2 तिया 6, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कट रही है क्या, तो 3 से ये 4 3 7 तो नहीं कट रही, 11 बाजी संख्या 3 बाजी, तो ये स्वयं से कटेगी, नहीं कट रही तो हम गुणा कर लेंगे अंश को अंश से, यानी 11 गुणा में 43 है तो 11 को 43 से गुणा करेंगे, तो 11 तिया 33, 33 की 3 हासिल के लग गए 3, 11 चौक 44, 44 में 4 जोड़े तो कितने हो गए 47। ठीक है, और बटा में 3। ठीक है, अब 3 का भाग हम 473 में लगा देंगे, तो 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, कितने से बच गए 1, आगे उतारे 7, कितने हो गए 17, 17 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15। ठीक है, कितने से बच गए 2, आगे उतारे 3 तो कितने हो गए 23, 23 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 7 बार, 3 7 21। ठीक है, कितने से बच गए 2, भाग नहीं जा रहा तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, दशमलव लगते यहाँ पर क्या उतार लेंगे 0। ठीक है, 3 का भाग 20 में देंगे तो 3 छंग 18, कितने बच गए हमारे 2, फिर आगे 0 उतारेंगे, दशमलव एक बार लग गया तो हर बार हम 1 0 उतार सकते हैं, तो 3 छंग 18, यानी इस तरीके से चलता जाएगा, तो हमारा आंसर आ गया 157.66, यानी प्रथम 21 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत आया हमारे 157.66 आ गया। ठीक है, आगे हम करते हैं, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है हमारा
कि 1 की घात 2, 2 की घात 2, 3 की घात 2, 4 की घात 2, 5 की घात 2 का औसत है। यानी हमें पता चल गया कि 1 से शुरू हो रही है, कहां तक चल रही है, 5 तक लगातार चल रही है, बीच में कोई गैप नहीं है। इसका मतलब है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत यहाँ पे पूछा है। ऐसे भी दे सकता है और इस तरीके भी दे सकता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ हम सूत्र लगा देंगे, वर्गों का औसत निकालने का सूत्र, वर्गों का औसत। ठीक है, तो सूत्र हो जाएगा n प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 2n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 6। ठीक है, अब n की जगह हम लिख देंगे, कहां तक बोला है, 1 से 5 तक आ रही है, तो यहाँ n का मान क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट 2, ब्रैकेट यहाँ पर 2 और n के बीच निशान नहीं है, वो गुणा का निशान होगा, और फिर n की जगह वापस 5 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बटा में 6। आगे हल करते हैं, तो पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट में 5 प्लस 1 यानी 5 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 6। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है, तो किसका निशान माना जाता है, गुणा का। ठीक है, आगे ब्रैकेट हल करेंगे, ब्रैकेट में गुणा और जोड़े तो पहले गुणा करेंगे बोर्डमास के नियम से, तो 2 पंजे 10, 10 में 1 जोड़े तो कितने हो गए, 11 और बटा में 6। अब देखते हैं, काट लेते हैं, तो यहाँ 6 है, ऊपर भी 6 है, तो 6 से 6 कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, तो हमारा आंसर आ गया 11। क्या आ गया हमारा आंसर, 11, यानी प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत आया है हमारे 11। इस तरीके से हम कितनी भी वर्गों का औसत हमसे पूछे, हम डायरेक्ट सूत्र लगाकर उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। प्रथम n सम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, तो उसका सूत्र है n प्लस 1। क्या है, n प्लस 1, और n यहाँ पर क्या है, पदों की संख्या, n कितनी सम संख्याओं का औसत हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। अब इसको हम उदाहरण से करते हैं, तो पहला जैसे हमारे उदाहरण है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या है, यानी हमें निकालना है प्रथम 50 सम संख्याओं, क्या दिया है यहाँ पे, प्रथम। ठीक है, 50 सम संख्याओं का औसत, तो यहाँ हम सूत्र लिख देंगे सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत। तो सम संख्याओं का औसत का सूत्र होता है हमारे n प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी सम संख्या है, यहाँ पर 50, तो n की जगह क्या जाएगा, 50, तो 50 प्लस 1 बराबर 51। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण है हमारे कि 1 से 120 तक की सम संख्याओं का औसत, यानी 1 से 120 तक में सम संख्याओं का औसत, या 1 से 120 तक की सम संख्याओं का औसत। तो हमें पता है कि 1 से लेकर 120 तक हम चलेंगे तो पूरी की पूरी सम संख्याएं नहीं होगी। क्यों, क्योंकि सम संख्याएं कैसे होती है हमारी, एक छोड़कर एक होती है, जैसे 2 हो गया, 2 के बाद में क्या हो गया, 4, यानी उनके बीच में 2 2 का अंतर चलता है, यानी लगातार नहीं होती है। तो फिर यहाँ पर हम पदों की संख्या 120 नहीं मानेंगे। अगर आप 120 मानकर उसमें 1 जोड़ के 121 कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 120 तक में सभी सम संख्याएं नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 1 से लेकर 120 तक की पूछी थी, यानी आखिरी हमारे 120 से जो क्या है, सम संख्या है। ठीक है, तो 120 का हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे आधा, क्योंकि आधी क्या होगी हमारी, सम होगी, और आधी क्या होगी, विषम। तो 120 का जो आधा होता है कितना होता है, 60। इसका मतलब है कि 1 से लेकर 120 तक में 60 ही हमारी सम संख्या होगी। तो यहाँ पर n जो आएगा वो n की जगह हमारे क्या आएगा, 60 ही आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रथम लिखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, प्रथम आ जाए तब अब आप 50 का आधा मत कर देना। ठीक है, वहां पर प्रथम 50 सम संख्या है, उन्होंने पहले से दे रखी प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तब तो हमें n का मान 50 ही रखना है। लेकिन जब 1 से आ जाए 1 से 20 तक की, 1 से 40, 1 से 50, 55 कोई सी भी आ जाए यहाँ पर, तो 1 से 120 तो हमें देखना है कि पहला पद तो हमारा विषम है और आखिरी पद क्या है, सम है। ठीक है, तो आखिरी पद पे हम जाते हैं तो 120 सम संख्या है, तो इस सम संख्या का हम क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, आधा। ठीक है, तो यहाँ पर 120 का जब आधा करते हैं, हम कहे कि 2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि आधी तो हमारी सम होती है, आधी विषम होती है, क्योंकि सम विषम संख्या एक के बाद एक चलती है। जैसे 1 विषम हो गई, फिर 2 सम हो गई, फिर 3 विषम, फिर 4 सम, यानी एक के बाद एक चलती रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आधा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 60। क्या आ जाएगा, 60। ठीक है, तो यहाँ n की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 60 रखना पड़ेगा, न कि 120। अगर 120 आप रख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे सम संख्याओं का औसत,
सम संख्याओं का औसत, और वो भी कहां से होनी चाहिए, 1 से आर लिखा आना चाहिए या फिर प्रथम लिखा आना चाहिए, तभी हमारा सूत्र लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो सूत्र हो गया n प्लस 1। ठीक है, तो n की जगह कितना रखेंगे 60 और प्लस 1, तो 60 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 61। तो हमारे क्या आ गया आंसर कि 1 से 120 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो गया हमारे 61 हो गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, सूत्र लाइन लगाओ तो आपको पता है कि n में 1 जोड़ दें, जितने पद में दे रखे उसमें हम 1 जोड़ कर बता, जैसे 50 तक की सम संख्या का पूछा था हमें, तो 50 में 1 जोड़ देंगे तो 51 हमारे इसका औसत आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का औसत निकालते कैसे हैं। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, तो उसका सूत्र होता है n, यानी जितने पद हमें दे रखे, जितने पदों का हमें औसत निकालना है विषम संख्याओं का, वही उसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सीधा है। तो हम इसको उदाहरण से करते हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा कि प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो विषम संख्याओं का औसत वो प्रथम से होनी चाहिए या फिर 1 से उनसे, यानी 1 से लिखा आना वहां पे चाहिए। ठीक है, तभी हम ये सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो विषम संख्याओं का औसत, तो उसका सूत्र क्या होता है n। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे कितनी संख्याओं का निकालना था, प्रथम 40 विषम संख्याओं का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 40 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर 40 ही आ जाएगा, यानी आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन भी आपको चलाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन के आप आराम से डायरेक्ट पर्सन को पढ़ते उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो प्रथम 40 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा 40 ही होगा। कितना होगा 40 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 1 से 100 तक में विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 100 तक में विषम संख्याओं का औसत। अब यहाँ बात आ गई 1 से 100 तक में, कहां से आ गई 1 से 100 तक में। तो हमें पता है कि 1 से 100 तक जब हम गिनती लिखे या 1 से 100 तक की संख्याओं की बात करें तो सभी की सभी विषम संख्याएं नहीं होती। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको आधा करने पड़ेगा, क्योंकि 1 से 100 तक पूछा है तो 100 हमारी सम संख्या है, तो इसका हम आधा कर लेंगे। ठीक है, अगर सम संख्या है तो आधा करना पड़ेगा। ठीक है, आखिरी पद हमारा क्या है 100 है, 100 एक सम संख्या है तो इसका हम आधा कर लेंगे। 100 का आधा कितना होता है 50। इसका मतलब है कि 1 से 100 तक में 50 तो विषम होगी और 50 ही क्या होगी हमारी सम होगी। ठीक है, 50 विषम होगी, 50 ही सम होगी। मान लो 1 से लेकर 101 आ जाए, 1 से लेकर 101 आ जाए, तब तो फिर हमारी क्या होगी 50 तो सम होगी, लेकिन 51 क्या हो जाएगी विषम हो जाएगी। ठीक है ना, तो आखिरी पद में देखना आखिरी पद सम है या विषम है। अगर आखिरी पद सम है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि उसका आधा कर दो, आधी सम हो जाएगी आधी विषम हो जाएगी। लेकिन आखिरी पद अगर अब विषम होगा ना तो फिर ज्यादा संख्या तो एक ज्यादा तो क्या होगी विषम होगी, कम क्या होगी सम होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 से लेकर 101 आ जाता, क्या आ जाता 101 आ जाता। ठीक है, तो 101 आ जाता तो यहाँ 50 तो क्या निकलती सम और 51 क्या निकलती विषम। ठीक है, क्योंकि इसका पहला पद भी विषम था और आखिरी पद भी क्या है विषम है, इसलिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहला पद विषम था, आखिरी पद यहाँ पर सम है, यानी सम जब आ जाता है तब तो हमारी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आधी तो सम होगी आधी विषम होगी। तो यहाँ 50 का आधा क्या 100 का आधा कितना हो जाएगा 50, तो 50 हमारी विषम संख्या हो जाएगी, यानी n की जगह में कितना रखना पड़ेगा 50। ठीक है, तो यहाँ हम सूत्र लगा सकते हैं कि विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का औसत बराबर क्या सूत्र होता है n। ठीक है, बिना लिखे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ लिख के बता रही हूँ मैं कि उसका सूत्र क्या होता है n होता है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक में n का मान 100 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे 50, क्योंकि हमें पता चल गया कि 1 से 100 तक में आधी तो सम होगी आधी विषम होगी। ठीक है, तो यहाँ n का मान क्या आ जाएगा 50, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे 1 से 100 तक में विषम संख्याओं का औसत कितना होगा 50 होगा। कितना होगा 50 होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि के प्रथम n गुणजों का औसत हम कैसे निकालेंगे। के प्रथम n गुणजों का औसत कैसे निकाला जाता है, तो उसका सूत्र है के ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। ठीक है, अब यहाँ पर जो के होगा वो क्या होगा हमारी संख्या, संख्या मतलब जिस संख्या के हम गुणज निकाल रहे हैं वो होगी, के की जगह में क्या रखना है उस संख्या को रखना है। ठीक है, और n क्या है यहाँ पर पदों की संख्या, पदों का मतलब कितने गुणज हम निकाल रहे हैं।
प्रथम 10 निकाल रहे हैं, 20 निकाल रहे हैं, 12 निकाल रहे हैं, 18 निकाल रहे हैं, 30 निकाल रहे हैं, 40 निकाल रहे हैं, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पर n यानी पदों की संख्या। ठीक है, अब उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो जैसे पहला उदाहरण हमारे कि 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत। ठीक है, अगर हमारे पास ये सूत्र नहीं है और बिना सूत्र के हम इसको कर रहे हैं तो फिर हमें 5 के प्रथम 20 गुणज लिखने पड़ेंगे और 20 गुणज लिखकर उनका योग करना पड़ेगा और फिर 20 का भाग हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने औसत पढ़ा था कि औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों की संख्या तो 20 है, वो तो नीचे लिख देंगे, और राशियां कौन कौन सी है वो आप 20 तक के गुणज लिख के उन सबका योग करना पड़ेगा, तो काफी लंबा हो जाएगी। तो 20 ही मान लो, इसकी जगह दे दे कि 5 के प्रथम 50, 60, 65, 70, 100, 150 कितने में दे दे, तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सूत्र होता है, उससे हम डायरेक्ट इसको कितनी भी हमें गुणज दे दे, उनका औसत दे दे, तो हम डायरेक्ट उनको कर सकते हैं। ठीक है, तो 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत हमें निकालना है। तो यहाँ पर प्रथम से आनी चाहिए तभी ये सूत्र लगेगा हमारे। ठीक है, यहाँ पर मैंने प्रथम लिखा है कि 5 के प्रथम यानी शुरुआत से करेंगे 5 के प्रथम जब शुरू लिखेंगे हम, तो पहले 5 एकम 5 5 यानी जो स्वयं संख्या, उस संख्या जो हमारी होती है स्वयं, उसका पहला जो हम गुणज लिखते हैं वो स्वयं संख्या ही होती है। यानी जैसे हम पाड़ा लिखते हैं वैसे हम गुणज निकालते, गुणज कैसे निकाला जाता है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ठीक है, तो 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत यहाँ निकालना है। तो यहाँ हम सूत्र लिखेंगे गुणजों का औसत। गुणजों का औसत, देखो योग और औसत दोनों के सूत्र एक जैसे ही, केवल उसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि जब हम गुणजों का योग निकालते तो यहाँ के और एन आता था, ब्रैकेट एन प्लस ऐसा होता था, बस यहाँ से एक एन हट जाएगा तो यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, औसत का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप उन दोनों को याद रख सकते हो। ठीक है, तो गुणजों का औसत का सूत्र होता है के ब्रैकेट एन प्लस 1 बटा में 2। ठीक है, तो के यहाँ पर किसके निकाल रहे हैं, 5 के। ठीक है, तो हमने कहा था ना के क्या है, हमारी संख्या है, तो किस संख्या की निकाल रहे हैं, 5 के, तो के की जगह क्या रख देंगे, 5। ब्रैकेट एन कितने गुणज है, पदों की संख्या, कितने गुणज निकाल रहे हैं, 20, तो एन की जगह रखना है 20 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बटा में 2। आगे हल करते हैं तो 5 ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो किसका निशान होता है, गुणा का। ठीक है, 20 में एक जोड़ेंगे, ब्रैकेट में क्या दे रखा है, 20 प्लस 1, तो 20 में एक जोड़ते कितने हो गए, 21, 21 बटा में 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ 2 से देखते हैं कट रही है क्या, अगर कट रही तो काट लेंगे, तो देखिए 2 हमारे बाजी संख्या है, 5 भी बाजी संख्या, स्वयं से कटेगी, 21 से वो 3 से कर सकती है, 7 से कर सकती है, 21 से कर सकती है, तो यहाँ कोई कट रही नहीं है, तो हम 5 और 21 को गुणा कर लेंगे, तो 21 पंजे 105 और बटा में 2। अब 2 का भाग हम 105 में लगा देंगे, 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 पंजे 10, 2 का भाग आगे 0 बच गए, आगे शेष पर 0 बच गए, तो आगे उतारे 5, तो 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4, शेष बच गए 1, भाग नहीं जा रहा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, दशमलव, क्योंकि भाग को आगे बढ़ाने के लिए दशमलव लगाएंगे। ठीक है, और दशमलव लगाते यहाँ लग जाएगा 0, 10 हो गए, 2 का भाग 10 में कितनी बार गया, 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर आ गया 52.5। क्या आ गया, 52.5। ठीक है, तो यहाँ पर 5 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, 52.5। ठीक है, अगला है हमारा कि 13 के प्रथम 9 गुणजों का औसत में निकालना है। क्या निकालना है, 13 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो यहाँ सूत्र लिख देंगे गुणजों का औसत, गुणजों का औसत। जरूरी नहीं भाई औसत जो हम निकाले उसका आंसर हमारे हमेशा दशमलव में ही आए। ठीक है, दशमलव भी आ सकता है, पूर्ण संख्या में आ सकता है, और अगर भिन्न में आए तो हम उसकी मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं, तो मिश्र भिन्न में भी आंसर दे सकते हैं। ये ऑप्शन पर निर्भर है कि ऑप्शन हमारे किस में दे रखे, उसी में हम संख्या को बदल लेंगे। अगर दशमलव में दे रखा है तो हम दशमलव में बदल लेंगे, और अगर मिश्र भिन्न में दे रखा है तो मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो गुणजों का औसत यहाँ पर निकालने का सूत्र है के ब्रैकेट एन प्लस 1 ब्रैकेट बंद बटा में 2। ठीक है, तो के यहाँ पर कौन सी संख्या के निकाल रहे हैं हम, 13 के, तो के की जगह क्या जाएगा हमारा 13, ब्रैकेट यहाँ पर एन कितने गुणज निकाले 13 के, प्रथम 9 गुणज, कितने गुणज 9, तो एन की जगह क्या जाएगा 9 प्लस 1 ब्रैकेट बंद और बटा में 2। आगे हल करते हैं तो 13 ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं है तो किसका निशान हो जाएगा, गुणा का। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या है 9 प्लस 1, तो 9 में 1 जोड़े तो 10 और बटा में 2। अब देखते हैं कट रही है तो काट लेंगे, तो देखिए 2 से 10 कट जाते हैं तो काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, नीचे एक आ गया, कोई नीचे तो कोई कुछ भी नहीं बचा, ऊपर है हमारे 13 गुणा 5, तो 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंजे 65, कितने आ जाएंगे 13 पंजे 65। ठीक है,
तो हमारा आंसर आ गया 65। तो 13 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या आ जाएगा, हमारे 65 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने प्रथम गुणजों यानी के प्रथम n गुणजों का औसत निकालना यहाँ पर सीख ले। कितने भी गुणज हमें दे दे हम इस सूत्र के द्वारा तुरंत उनको कर सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाज्य संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है। भाज्य या संयुक्त संख्याओं का औसत। तो देखिए, भाज्य या संयुक्त संख्याओं का औसत निकालने का कोई सूत्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्याएं की हम बात करें तो भाज्य संख्याओं में हमने सीखा था कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्या का भी भाग चला जाता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, या जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं। अब इनकी जो चलती है, हमारी जो भाज्य संख्याएं चलती है उनका जो क्रम होता है वो लगातार नहीं होता, या फिर उनका जो संख्याओं का जो दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं होता है, इसके लिए उसको कोई सूत्र नहीं है। तो उसको हमें लिखना पड़ेगा और लिखकर ही हम औसत का सूत्र लगाकर उसको हल करेंगे। ठीक है, तो पूछा जाता है इसलिए मैं आपको यह बता रही हूँ। जैसे हमें पूछा गया कि प्रथम 4 संयुक्त संख्याओं का औसत है। अब यहाँ पर संयुक्त आ गया तो मैंने आपको पहले जो टॉपिक पढ़ा था संख्या और संख्या पद्धति, वहां बता दिया था कि संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं, क्योंकि मैंने वहां पर नाम आपको लिखा दिए थे साथ में। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि हम जिस नाम को जानते हैं वो नाम नहीं आता है, उसके अलावा दूसरा नाम आ जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पहले ही उनके जो जो नाम होते हैं वो मैंने आपको बता दिए थे, इंग्लिश में बता दिए थे, साथ में हिंदी में भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो संयुक्त संख्या को हम भाज्य संख्या भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रथम 4 बोला है कि प्रथम का मतलब शुरू कहाँ से होती है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए, जब शुरुआत का हमें पता होगा तभी हम इसको करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। तो हम कहाँ से शुरू होती है हमने पहले टॉपिक में सीखा था, और जब वहां सीखा है इसलिए हमारे औसत में भी ये काम आ गई। तो यहाँ पर हमें आसानी से समझ में आ गई, आसानी से हम औसत के सवाल को हल कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ा तो हमने पहले टॉपिक में था लेकिन काम हमारे औसत में भी आ गया। ठीक है, तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भाज्य संख्याओं की शुरुआत 4 से आती है। ठीक है, क्योंकि पहली संख्या हमारी 1 होती है और 1 न तो भाज्य होती है नहीं अभाज्य होती है, मैंने आपको बताया था। फिर हम 2 की बात करते हैं तो 2 हमारे अभाज्य है और 3 भी हमारी क्या है, अभाज्य है, और 4 हमारी भाज्य है। ठीक है, यानी भाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है, 4 से। ठीक है, तो अब हम शुरुआत से 4 कितनी लिखनी है, मैं प्रथम 4 ही पूछा है कि प्रथम 4 संयुक्त संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे प्रथम 4 संयुक्त संख्या, प्रथम 4 संयुक्त संख्या, प्रथम 4 संयुक्त संख्या। तो प्रथम 4 संयुक्त संख्या हम लिखेंगे तो पहली संख्या हो जाएगी हमारी 4, 4 के बाद 5 आता है तो 5 तो अभाज्य है, उसके बाद 6, 6 के बाद 7 अभाज्य हो जाएगी, उसके बाद 8 और 8 के बाद 9। तो 4, 6, 8, 9 ये हमारी प्रथम 4 संयुक्त संख्याएं हो जाएगी। ठीक है, प्रथम 4 संयुक्त संख्या लिख ली। अब हमें इनका क्या पूछा था, औसत, तो इसके लिए कोई सूत्र नहीं था, तो फिर हम औसत के सूत्र से इसको करेंगे। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। ठीक है, तो राशियों का योग करेंगे तो राशियां कौन सी है हमारी, 4 + 6 + 8 + 9 बटा में राशियों की संख्या कितनी है, 4 पूछा है, गिन लो 1 2 3 4, यहाँ देख लो 1 2 3 4, तो ये बटा में 4 आ जाएगा। ठीक है, जोड़ेंगे इनको तो 4 6 कितने हो गए 10, और 10 में 8 जोड़े तो 18, और 18 में 9 जोड़े तो कितने हो गए 27, तो 27 बटा में 4। ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य प्रथम 4 भाज्य संख्याओं या संयुक्त संख्याओं में जोड़ा तो योग आ गया 27 और बटा में 4। ठीक है, राशियों का योग 27 और बटा में राशियों की संख्या 4, 4 का भाग 27 में लगाएंगे तो 4 एकम 4, 4 से 4 छंग 24, 4 से 27 बढ़ा जाए 4 छंग 24, 6 बार गया, और यहाँ कितने बच गए 3, 3 में भाग नहीं जाता है तो हम दशमलव लगाएंगे, भाग को आगे बढ़ाएंगे दशमलव करेंगे तो यहाँ लग जाएगा हमारे 0। 4 का भाग 30 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 4 7 28, कितने शेष बच गए 2, फिर आगे 0 लगा देंगे, 20 हो गए, 4 पंजे 20, तो हमारा आंसर आ गया 6.75। क्या आ गया 6.75, ये हमारे क्या आ गया, प्रथम 4 संयुक्त संख्या का औसत हमारे पास आ गया 6.75। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको जब दे संयुक्त संख्या भाज्य संख्या को औसत पूछ रहे तो उसके लिए कोई सूत्र नहीं है, तो हमें संख्याएं लिखनी पड़ेगी और औसत के सूत्र में रखकर उसको हल करना पड़ेगा। यहाँ प्रथम दिया है, इसके अलावा ये भी दे सकता है कि 10 से 20 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत निकालिए, 20 से 30 या 10 से 40 के बीच की भाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। तो पहले हमें भाज्य संख्याएं लिखनी पड़ेगी। अगर हमें भाज्य या ऋण संख्याओं का औसत कैसे निकाला जाता है, तो अभाज्य या ऋण संख्याओं का औसत निकालने का सूत्र तो नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? अभी पहले मैंने बताया था, क्योंकि ये संख्याएं लगातार या इनके बीच दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं होता है, तो इनका कोई सूत्र नहीं है। तो इसको तो हमें लिखना पड़ेगा, जितनी हमें संख्या पूछी उतनी संख्या हमें लिखनी पड़ेगी और औसत के द्वारा हम औसत के सूत्र द्वारा इसको हल करेंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हमें पता होगी तभी हम इसको हल कर पाएंगे। अगर हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता नहीं होगा तो हम इनका औसत नहीं निकाल सकते। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जिस संख्या में एक और स्वयं का ही भाग जाता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और अभाज्य संख्या 1 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या, ये भी मैंने आपको बता दी थी। कौन कौन सी होती है ये भी मैंने आपको बता दी थी। और इनकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो अभाज्य संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से होती है, 1 से नहीं होती है, क्योंकि 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य है। 2 से हमारी अभाज्य संख्याओं की शुरुआत होती है। ठीक है, 2 के बाद 3, 5, 7 इस तरह के आगे चलती रहती है। ठीक है, तो हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होगा तभी हम उनका औसत निकाल पाएंगे। अब जैसे हमारे पास उदाहरण के तौर पर है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है। ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। अगर हमें अभाज्य संख्याओं के बारे में पता है कि अभाज्य संख्या कहाँ से शुरू होती है, कौन सी होती है, किसे कहते हैं, तभी हम इस सवाल को हल करेंगे। तो ये सारी चीजें हमने पहले जो हमारा पहला टॉपिक चला था संख्या और संख्या पद्धति, उसमें अच्छे से हमने जान लिया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं। प्रथम 5 अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या, तो पहली है 2, 2 के बाद में 3, फिर 4 हमारी सम आ जाएगी, सॉरी 4 हमारी क्या जाएगी, सम भी है, 4 हमारी भाज्य है। ठीक है, 2, 3 फिर है 5, उसके बाद में 6 नहीं है, उसके बाद है 7, 6 क्योंकि 6 तो भाज्य है। ठीक है, और आ गई हमारी 7। ठीक है, तो और फिर उसके बाद 7 के बाद में 11, 7 के बाद कितने 11, 2, 3, 5, 7 और 11। ठीक है, चलिए, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या बोली थी, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिख ली हमने। तो 2, 3, 5, 7 और 11, क्योंकि 7 के बाद में 8 आते हैं, 8 हमारी भाज्य है, 9 के बाद 9 भी भाज्य है और 10 भी भाज्य है, फिर 11 हमारी अभाज्य है। ठीक है, अब आगे हम इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ पर औसत का सूत्र लगाना पड़ेगा। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग तो राशियां लिख लेंगे पहले। तो कौन कौन सी? 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और बटा में 5। ठीक है, अब आगे करेंगे इसको यहाँ पे। तो राशियों को जोड़ लेते हैं पहले। तो राशियों का योग करते हैं, तो 2 में 3 जोड़े तो कितने हो गए? 2 और 3 5, और 5 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 10। ठीक है, और 10 में 7 जोड़े तो कितने हो गए? 17। भाई 2 में 3 जोड़े तो 5, 5 में 5 जोड़े तो कितने हो गए? 10, और 10 में 7 जोड़े तो कितने हो गए? 17। ठीक है, और 17 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे? 28। कितने हो जाएंगे? 28 और बटा में 5। ठीक है, अब क्या करेंगे? 5 का भाग 28 में लगाएंगे, तो लगा देंगे। ठीक है, 5 हमारे भाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5 और 5 25, कितने बच गए? शेषफल 3। भाग नहीं जा रहा तो आगे बढ़ाएंगे, तो यहाँ क्या लगा देंगे? दशमलव, और दशमलव लगते क्या लग जाएगा? 0। तो कितने हो गए? 30। तो कितने बार गया? 5 छंग 30। तो हमारा आंसर आ गया 5.6। क्या आ गया? 5.6। यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है हमारे? 5.6। ठीक है, तो राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या हम सूत्र लगाएंगे, उससे हल करेंगे। इसका कोई सूत्र नहीं होता। तो जितनी संख्या हमें पूछी है उनको हम लिखेंगे और साथ में फिर उनका सूत्र लगाएंगे और फिर उनको सूत्र द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर गया 5.6। अब इसके अलावा और भी दे सकता है, जैसे भाई 10 से 20 के बीच की ऋण संख्याओं का औसत निकालो, या 20 से 30, 30 से 40 या 1 से 50, कोई कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रश्न है कि 10 से 20 के बीच की ऋण संख्याओं का औसत हमें निकालना है, यानी 10 से 20 के बीच में कौन कौन सी ऋण संख्या आती है उनका औसत हम निकालेंगे। तो
तो हमें पता होगा तभी तो हम निकालेंगे 10 से 20 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं या ऋण संख्याएं होती है, क्योंकि ऋण संख्या को हम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, तो वहां नाम ऋण भी दे देगा तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ऋण संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं। तो पहले तो हम लिख लेते हैं 10 से 20 के बीच अभाज्य संख्या, 10 से 20 के बीच अभाज्य, या हम कहे कि ऋण संख्याएं कौन सी है, 10 से 20 के बीच ऋण संख्या। तो देखिए 10 से 20 के बीच बतानी, तो 10 के बाद आता है 11, और 11 हमारी अभाज्य संख्या है। उसके बाद है 12, तो 12 क्या है हमारे भाज्य संख्या। उसके बाद है 13, और 13 हमारी भाज्य संख्या है। उसके बाद 14 है, 14 हमारी क्या है भाज्य संख्या। उसके बाद 15 है, 15 भी हमारी क्या है भाज्य संख्या है। और उसके बाद 16 है, 16 भी हमारी भाज्य संख्या है। उसके बाद 17 है, 17 हमारी क्या है अभाज्य। 17 के बाद 18 है, 18 हमारी भाज्य है, और 19 हमारी अभाज्य है, ठीक है। उसके बाद 20 आ गए, तो इनके बीच की बतानी थी हमें 10 से 20 के बीच। तो 10 से 20 के बीच में क्या आ गई हमारी 11, 13, 17 और 19, ये हमारी 4 संख्याएं आ गई है, ठीक है। हमने लिख ली भाई 4 संख्याएं आ गई। अब हमें क्या निकालना है उनका औसत, क्या निकालना है औसत। तो हम औसत का सूत्र लगा देंगे। तो औसत बराबर राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या, राशियों का योग बटा में राशियों की संख्या। तो राशियों का योग करेंगे तो राशियां हमारी 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19, और बटा में राशि संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 है, ठीक है, 4 हो गए। अब इनका योग करते हैं हम, तो जोड़ते हैं, तो इकाई के अंक को जोड़ते हैं। 9 9 और 7 कितने हो गए 9 और 7 16, और 16 में 3 जोड़े तो कितने हो गए 19, और 19 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 20, ठीक है। हासिल के लग गए हमारे 2, तो दाएं के अंकों को जोड़ते तो 1 2 3 4, और हासिल के 2 कितने हो गए 6, और बटा में 4, ठीक है। अब काटेंगे, कट रहे तो काट लेंगे। तो देखिए 4 है और ये 60 है, 4 की पार्ट से काट ले, चाहे तो 2 की पार्ट से कर दे। 4 से कट रहे, 4 से काट, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कितने बच गए 2, आगे उतारे 0, कितने हो गए 20, 4 और 5 20। तो हमारा आंसर कितना आ गया 15, कितना आ गया हमारा आंसर 15। यानी 10 से 20 के बीच की ऋण संख्याओं का औसत क्या होगा 15 होगा। इस तरीके से हमें भाज्य या अभाज्य संख्याओं का औसत पूछ ले तो हमें लिखनी पड़ेगी, और औसत के सूत्र द्वारा उसको हल करना पड़ेगा। बीच की भी पूछ सकता है वो, तो प्रथम से भी पूछ सकता है। तो जब हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होगा या मालूम होगा, याद रहेगा, तभी हम उनका औसत निकाल सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे कि जब दो क्रमागत संख्याएं दे रखी हो और उनका अंतर समान हो, ठीक है, और वहां पर बहुत सारे पद हमें दे रखे हो, तो उन सभी पदों का जब औसत निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, तो इसको भी हम आगे जानेंगे। जिन दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो के सभी पदों का औसत क्या होगा, तो उसका सूत्र होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। यानी प्रथम जो संख्या है वो उनकी जो जांच जिनकी पूछी जा रही है उसकी पहली संख्या और उसकी आखिरी संख्या और बटा में 2 करेंगे तो हमारे पास उसका औसत निकल कर आ जाएगा। अब इसमें ये जरूरी नहीं है कि एक से आए प्रथम से आए, ये जरूरी नहीं है, कोई सी भी हो संख्या कहीं से भी शुरू हो, लेकिन उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए समान होगा, तभी ये हमारा सूत्र लगेगा, ठीक है। उदाहरण के रूप में हम इसको समझते हैं। तो जैसे सवाल है हमारे पास कि 50 से 101 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है, ठीक है। 50 से 101 तक की, ना तो ये प्रथम से शुरू हो रही है ना 1 से शुरू हो रही है, ठीक है। प्रथम भी नहीं लिखा ना 1 लिखा, केवल कहां शुरू हो रही है 50 से 101 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत हमें निकालना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं कि उनके जो क्रम है। अब जैसे देखिए पहला पद यहाँ पर देखो, यहाँ 50 से बोलकर 101 तक के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो 50 तो हमें पता है कि 50 तो हमारी सम संख्या है, तो 50 के बाद क्या आते हैं 51, ठीक है। फिर 51, 53, 55, फिर 57, फिर 59, फिर 61, इस तरीके चली गई हमारी विषम संख्या, उनके बीच में 2 का अंतर आ रहा है, तो हमारा ये सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो हम यहाँ औसत निकालते हैं, तो हम औसत का सूत्र लगा देंगे यहाँ पर, औसत बराबर प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2, ठीक है। अब प्रथम पद कौन सा है विषम संख्या का, देखो 50 तो सम है, तो 50 को तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हम विषम संख्याओं का औसत निकालने जा रहे हैं। तो 50 के बाद क्या आती है 51, तो 51 इसका प्रथम पद है, प्लस और आखिरी पद हम देखते हैं कहां तक की 101, और 101 क्या है हमारी विषम संख्या है, तो 101 को तो हम ऐसे लिखेंगे।
ठीक है। अगर मान लो 101 की जगह 102 आ जाते तो फिर हम 102 न लिखकर 101 लिखते, क्योंकि 101 तक ही रहेगी हमारी विषम, 102 तो सम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आखिरी पद क्या है इसका 101, प्रथम पद तो क्या हो गया 51। जैसे यहाँ संख्या तो 50 शुरू हुई, 50 हमारी क्या है समय विषम नहीं है, जबकि हम विषम संख्या को औसत निकालना है, तो प्रथम पद तो क्या हो जाएगा 51। ठीक है, और आखिरी पद क्या है 101, और 101 विषम है तो 101 को कैसे लिख देंगे 51 प्रथम पद है और अंतिम पद 101 है। ठीक है, और बटा में 2। ठीक है, अब 50 में 101 जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो 1 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 2, और 5 में जोड़े तो कितने हो गए 5, और 1 यहाँ पर है हमारे पास, तो 1 का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी 152 हो गए, कितने हो गए हमारे 152, और बटा में 2। ठीक है, 101 में 51 जोड़े तो कितने हो गए 152। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो आगे हम भाग देते हैं, 2 का ऊपर देंगे तो जा रहा है इकाई अंक 2, इसमें भी 2 है तो जा रहा है 2 एकम 2, 2 से 2 7 14, कितने बच गए 1, तो कितने हो गए आगे उतारे 2 तो कितने हो गए 12, तो 2 छिकी 12, तो कितने हो गए 76। क्या आ गया हमारा आंसर 76, यानी 50 से 101 तक की सभी विषम संख्याओं को औसत क्या हो गया हमारे 76 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि 11 से 120 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना है। 11 से 120 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत, तो प्राकृत संख्या क्या होती है पता है कि 1 से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 11 से शुरू हो रही है 120, तो 11 भी हमारी प्राकृत संख्या है और 120 भी हमारी प्राकृत संख्या है, हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, औसत का सूत्र लगाएंगे, और हमें पता है कि प्राकृत संख्याओं के बीच संख्याओं का जो अंतर होता है 2 के बीच में लगातार चलने वाली जो संख्या होती है उनकी दो कोई सी भी 2 संख्या ले ले तो उनका अंतर क्या आता है 1 आता है। यानी हमें क्या पढ़ा था यहाँ पे कि जिन 2 क्रमागत पदों का अंतर क्या हो समान हो। ठीक है, तो समान होगा तभी ये सूत्र हमारे लगेगा, तो यहाँ समान होता है। ठीक है, 1 का अंतर होता है, यहाँ पर 2 का था, यहाँ पर 1 का अंतर हो रहा है, समान चल रहा है, इसके ये सूत्र हमारा लग जाएगा। तो आंसर हमारा औसत का सूत्र क्या हो जाएगा प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटा में 2। अब देखिए प्राकृत संख्या का प्रथम पद देखते हैं 11 है, 11 से बोल रहा है तो 11 हमारी प्राकृत संख्या है तो 11 लिख देंगे, प्लस अंतिम संख्या क्या है 120, तो अंतिम पद 120 ही हमारा आएगा क्योंकि 120 भी हमारी क्या है प्राकृत संख्या है, और बटा में 2। ठीक है, 120 में हम क्या जोड़ देंगे 11 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 131। देखिए 1 में 0 जोड़े तो 1 हो गए, 2 में 1 जोड़े तो 3 हो गए, और 131 हो गए, और बटा में 2। ठीक है, 120 में 11 जोड़े, 11 में 120 जोड़े तो कितने हो गए 131। भाग लगाएंगे 2 का, 2 एकम 2, 2 से 2 छिकी 12, कितने बच गए 1 से पर आगे उतारे 1 तो कितने हो गए 11, 11 में 2 का भाग कितनी बार 2 पंजे 10 से पर बच गए 1, भाग नहीं जा रहा तो आगे भाग को बढ़ाएंगे तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, दशमलव लगते हैं यहाँ पर 0, तो 2 पंजे 10, तो हमारा आंसर क्या आ गया 65.5। क्या आ गया 65.5, यानी 11 से 120 तक की सभी प्राकृत संख्याओं को औसत क्या आ गया हमारे 65.5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार आज हमने सम संख्याओं प्रथम एन सम संख्याओं, प्रथम एन विषम संख्याओं, ठीक है, भाज्य है ना, और गुणजों का औसत और वर्गों का औसत, ये सब निकालना हमने इस वीडियो में सीख लिया। ठीक है, ये हमारे संख्याओं से संबंधित थे औसत के सवाल, यानी संख्याएं जब पूछे हमें तो संख्याओं का ज्ञान हमने पहले कर लिया था, तो उनसे संबंधित औसत के प्रश्न आए तो हम कैसे हल करेंगे ये हमने आज इस वीडियो में जाना है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जब औसत से संबंधित हमारे पास शाब्दिक प्रश्न आ जाए तो उनको कैसे हल करेंगे, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।